टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। यहाँ से देखिए, रिएक्शंस की अगर हम बात करें, रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये एक रिएक्शन कहलाती है। और रिएक्शन में हमेशा पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम कहें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड का निर्माण होता है, ये रिएक्शंस कहलाते हैं। अब कितने प्रकार की होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेसिकली 5 टाइप की होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 हैं तो हम 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हिंदी में नहीं बोलते, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हिंदी में भी लिख देते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस हिंदी में नहीं बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस, हिंदी में नहीं बोलते हैं विलोपन रिएक्शंस। फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यासित रिएक्शंस, ठीक है। और 5वां है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, इनको हिंदी में भी हम पेरीसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एडिशन योगात्मक, एलिमिनेशन रिएक्शंस विलोपन, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यासित, और पेरीसाइक्लिक, ठीक है। अब देखिए पहले थोड़ा एक ओवरव्यू सब में देखते हैं, सब में क्या क्या होता है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई एटम या ग्रुप किसी आने वाले एटम या ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल का ये क्या है, एक एटम है, ये कोई एटम या ग्रुप है। हुआ क्या, बाहर से ये एटम या ग्रुप आया, इसने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया और खुद जुड़ गया। तो जब रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शंस जिनमें आने वाला अटैकिंग रिएजेंट या आक्रमणकारी अभिकर्मक मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट एटम या ग्रुप को हटाकर खुद जुड़ जाए, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो किसी एक को हटाकर कोई दूसरा आकर जुड़ जाए। जैसे अभी आप चेयर पर बैठे हो, कोई आया, उस आपको हटा के वो खुद बैठ गया, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे गेम होते हैं, लाइक फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, सभी गेम्स में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, या एक से ज़्यादा जितने भी होते होंगे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो ग्राउंड में प्लेयर खेल रहा है, अगर उसके लिए इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो खिलाड़ी मैदान से बाहर जाता है, उसके बदले में कोई दूसरा आ जाता है। तो क्या हुआ, एक गया तो दूसरा आया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आने वाला ग्रुप जुड़ जाता है और उसके बदले कोई यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। दूसरा है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आएगा, जैसे ये फिर से वही एक मॉलिक्यूल है, ये कोई अटैकिंग रिएजेंट है, आने वाला कोई ग्रुप या एटम है, ये आया और यहाँ आकर एज इट जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस की एक खास बात होती है, इन रिएक्शंस की खास बात ये है कि ये ऐसे कंपाउंड में मिलती हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है।
यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड या असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस ऐसे कंपाउंड में मिलेंगी जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हों। अब देखो होता क्या है, एक और ख़ास बात है एडिशन रिएक्शन में, अगर एडिशन रिएक्शन ऐसे कंपाउंड में हो रही हैं जहां पर डबल बॉन्ड है, ध्यान सुनना इस चीज़ को कि एडिशन रिएक्शन ऐसे किसी कंपाउंड में हो रही है जिसमें डबल बॉन्ड है, तब अगर ऐसे कंपाउंड में कोई एडिशन रिएक्शन होगी तब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एडिशन रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड में हो रही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा जाकर, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब एक बॉन्ड की कमी आ जाती है। अब ये कमी कैसे आती है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो कम हो जाता है, लेकिन उसके बदले कोई और बॉन्ड बन जाता है। एक सीधी भाषा में अगर हम कहें कि यहाँ पर जो कम होता है वो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कम होता है, उस पाई बॉन्ड के बदले में दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, जब हम एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब वहाँ हम डिटेल में इसको देखेंगे। फिलहाल ये है कि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है एडिशन रिएक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बाहर निकलना। जैसे मैंने गेम की बात की तो कोई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ एलिमिनेशन राउंड होता है, वहाँ क्या होता है, जो टीम अपना गेम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर, यानी एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है। तो आप देखो भाई यहाँ पर फिर से ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका कोई एटम या ग्रुप है, तो यहाँ क्या हुआ कि ऐसी कंडीशंस इसको प्रोवाइड की गई कि यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड में मौजूद कोई एटम या ग्रुप वहाँ से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अच्छा देखो, एडिशन में तो जुड़ रहा था, एलिमिनेशन में निकल रहा है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन कैसी हैं, एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं बिल्कुल, कि इसमें हम किस चीज़ को जोड़ रहे हैं, जब कोई चीज़ जुड़ती है तब एडिशन कहलाई, जब निकल रही है तब वो एलिमिनेशन कहलाई। तो वही हमने एडिशन में क्या देखा था, एडिशन रिएक्शंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, किसमें, एडिशन में, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, ये किसमें, एडिशन में है ना। तो एलिमिनेशन में इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है, हाँ, एडिशन में, एलिमिनेशन में इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है जाकर डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है जाकर ट्रिपल बॉन्ड में। तो एलिमिनेशन और एडिशन दोनों ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि एडिशन में क्या होता है और एलिमिनेशन में क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ओके। अगली बच्ची हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम या ग्रुप हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास ये रखे हुए हैं ना, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, हमने क्या किया, इसको उठाया इधर रख दिया और इसको उठाया यहाँ रख दिया, तो क्या हुआ, पोजीशन को रीअरेंज कर दिया हमने, कोई एटम या ग्रुप की पोजीशन को रीअरेंजमेंट कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे हमने आप लोगों से क्या, आपको उठा के इस चेयर बिठा दिया, आपको उठाकर इस चेयर बिठा दिया, तो क्या आप लोग वहीं रहे, लेकिन पोजीशन आपकी रीअरेंज हो गई। तो ऐसी रिएक्शंस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। रीअरेंजमेंट में ना कोई डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ना ही सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर भी ना कोई सिंगल बॉन्ड बन रहा था, डबल बॉन्ड बन रहा था, और ना ही कोई गायब हो रहा था। ऐसे यहाँ पर
रीअरेंजमेंट में भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं एटम या ग्रुप। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये कंसर्टेड रिएक्शंस कहलाते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पीजी में पढ़ाई जाती है बेसिकली। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कंसर्टेड रिएक्शंस कहलाते हैं। अब कंसर्टेड रिएक्शंस क्या होते हैं? कंसर्टेड रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होते हैं जिनमें बॉन्ड का टूटना, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक साथ होता है। इधर बॉन्ड टूटा तुरंत नया बन गया, तो इसीलिए इनको कंसर्टेड रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये हमारी 5 टाइप के रिएक्शंस हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 की स्टडी करनी है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई अटैकिंग रिजेंट आता है, वो अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। हमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पढ़े थे इससे पहले। तो वो अटैकिंग जो आने वाला ग्रुप है, एटम है, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जो अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है वो किसी को हटाएगा और खुद वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फिर से डिवाइड किया गया है, इनको फिर से बांटा गया। अगर हम इनको डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से बांटा गया है इन्हें यूँ करके। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, आर फॉर रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा है आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आयनिक, फ्री रेडिकल और आयनिक, क्लियर है ये? अब देखो, आयनिक को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा गया और न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा गया? अब आयनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब याद करो, जो हमने रिएजेंट पढ़े थे तो क्या थे हमारे? पॉजिटिव और नेगेटिव को ही रिएजेंट बात कर रहे थे हम। पॉजिटिव वाले को क्या कहा था हमने? पॉजिटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। भाई उन पे पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी नहीं होगी? तो अगर कहीं पॉजिटिव वाले हैं तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक। कहने का मतलब, अगर कोई पॉजिटिव आयन आकर यहाँ अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। दूसरा माइनस वाला क्या बचा हमारा? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, क्योंकि माइनस कब आता है किसी पे? जब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब है माइनस चार्ज, और माइनस तो प्लस के पास जाने की कोशिश करता है। तो माइनस वाले न्यूक्लियोफिलिक और प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भागीदारी करते हैं। इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कैसे 2 भाग? शॉर्ट में लिख देते हैं हम SE1 रिएक्शन, SE1 और SE2 रिएक्शंस, SE2 रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताते हैं। इनको भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। इनको बोलते हैं SN1 रिएक्शंस। ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शंस। SN1 और SN2 इलेक्ट्रोफिलिक को भी 2 भागों में, SE1 और SE2, और न्यूक्लियोफिलिक को भी SN1 और SN2 रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। क्या मतलब है यहाँ पर?
देखिए उल्टा चलिए आप, यहाँ क्या है, एक वन है ना, वन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। एक का मतलब है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, मॉलिक्यूलर आणविक। यूनिमॉलिक्यूलर, ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। SN2 में बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब दो होता है, एक बाई, ये वाला बाई मत समझना, ये वाला बाई, एक काम वाला बाई भी होते हैं, काम वाली बाई, वो वाली बाई नहीं, ये हमारा बाई BI, बाई का मतलब दो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई, दो का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बांटा गया है। क्लियर हो गया ये, इसको कहीं बना लेना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो ये हमने बेंजीन लिया, बेंजीन जानते होंगे आप लोग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में NO2 ग्रुप का जुड़ना होता है, किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता है। अब नाइट्रेशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, कॉन्सनट्रेट HNO3, ठीक है, और कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। जनरली सामान्यतः कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 का जो मिक्सचर होता है वो एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ हमने मेन रिएक्शन HNO3 के साथ होती है, HNO3, ठीक है, HNO3, और जो H2SO4 है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। तो हमने कॉन्सनट्रेट H2SO4 को एरो पे लिख दिया, ठीक है। HNO3 को, अच्छा अगर हम HNO3 को ऐसे लिख लें, देखो इसको हमने यहाँ से उठाया, यहाँ लिख दिया HNO3 को, HNO3, ठीक है। अगर इस HNO3 को ऐसे लिख लें हम, देखो H तो हमने वैसे का वैसा ही लिख लिया, यहाँ से एक O उठाया, वो यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या बचा, अब NO2 बचा, तो यह NO2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यानी HNO3 को हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। चीज़ भाई है, एक चैनल आता है उस पर बोलते हैं रिश्ता भाई बात नहीं, बोलते हैं, नहीं देखा है। तो यहाँ पर देखो चीज़ एक ही है, दोनों का रिश्ता एक ही है, लेकिन इसमें बात नहीं आ गई, जिससे हमें रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन के ईच एंड एवरी कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है। 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन में, तो 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें, ये बेंजीन का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये बॉन्ड लग जाते हैं और ये प्रत्येक हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, राइट। तो हम इसको यहाँ इसी तरह से कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इस कॉर्नर पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे करके दिखा दिया। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये OH क्या निकल गया, वाटर निकल गया, H2O बन के निकल गया, माइनस H2, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये बेंजीन रिंग बची हुई है, जिसको हम फिनाइल बोलेंगे। अभी जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है। ये बचा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। इधर कौन बच रहा है, NO2 यहाँ कर बैठ गया, ठीक है, वाटर हमें मिला। तो ये क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है, नाइट्रोबेंजीन। तो आप देखो हाइड्रोजन को हटाकर कौन जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो भाई एक को हटाया दूसरा जुड़ गया, यही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हम कर सकते हैं, राइट। इस तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं,
यहाँ हमने मीथेन लिया CH4, ठीक है। मीथेन का हम क्लोरीनेशन करते हैं, मीथेन रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं, राइट। और ये जो रिएक्शन है ना UV लाइट की प्रेजेंस में होती है। UV लाइट HNu लिख लो या फिर हम UV लिख सकते हैं, ठीक है। तो UV लाइट की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन होती कैसे है देखो, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो इसको हम ऐसे लिख लें, CH4 को ऐसे लिख लें CH3 और ये H। देखो CH4 होता कैसे है बेसिकली, यही तो होता है CH4, H H H, ठीक है। तो हमने एक H ऐसे दिखा दिए, 3 इकट्ठे दिखा दिए। Cl2 कैसे होता है, Cl2 आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा 2 Cl जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से। तो क्या होता है देखो, यहाँ से ये कौन निकल गया, HCl बाहर निकल गया, यानी H निकला, उसकी जगह कौन आ जाएगा, अब ये Cl यहाँ बैठ जाएगा आकर, तो माइनस HCl निकल गया और कौन बचा हमें यहाँ पर CH3 और H की जगह Cl आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, मीथेन था। मीथेन से कौन बन गया, मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल ग्रुप का है, ठीक है। ये मिला हमें मैथिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन क्लियर हो गए। तो देखो दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ H की जगह कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, यहाँ H की जगह कौन आ रहा है, NO2 आ रहा है। तो दोनों हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हैं, ठीक है। इन्हें भी नोट कर लो। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटेल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको हटा दें, हो गया। तो इनका जो डिवाइड किया हमने, 2 टाइप की थी, फ्री रेडिकल और आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए इनमें क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन इन रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है, यानी फ्री रेडिकल की हेल्प से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और इन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, हम ऐसे कह सकते हैं इसके लिए। तो कैसे होती है, एग्जाम्पल हम पढ़ें, देखें तो यहाँ पर मीथेन का क्लोरीनेशन, या फिर हम कहें एल्केन्स में ऐसी रिएक्शन मिलती है। जनरली एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मिलती हैं। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होते हैं, यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। तो मीथेन की एक चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो पूरी चेन ना पढ़ के हम सिर्फ छोटा सा पार्ट पढ़ लेना है इसका। तो यहाँ पर क्या है, CH4 लिया हमने, राइट, CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं, ठीक है। जो अभी हमने देखा था, एग्जाम्पल लिखा था, सेम वही है। तो हमने देखा था कि CH4 के साथ Cl2 की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, UV लाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे, UV लाइट, ठीक है। UV या HNu हम लिख सकते हैं, UV लाइट। तो क्या हो रहा था, यहाँ से H निकल रहा था और यहाँ से Cl, तो क्या निकल रहा था, HCl बाहर निकल रहा था और मिल के आ रहा था हमारे लिए CH3Cl, मैथिल क्लोराइड मिल रहा था। तो ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। हम कैसे माने, हमें दिख नहीं रहा है फ्री रेडिकल, तो ये जानने के लिए हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी जो क्रिया विधि है वहाँ से हमें पता चलेगा कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, सबसे पहले ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 ये आता है, ये हम पढ़ रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि, मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले Cl2 आता है, ये Cl2, ठीक है, ये Cl2 आया, ये Cl2 की UV लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। पढ़ा था हमने बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या था कि बॉन्ड टूटे और साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना लेकर अलग हो जाए, कौन, एटम्स। तो देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इसने दिया होगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया
और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। हमने कर्व्ड एरो भी पढ़े थे, तो आप एरो पर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बना जाकर हमें ये Cl फ्री रेडिकल और Cl, यानी 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है डॉट टाइप का आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन शो किया जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब क्या होता है अगले स्टेप में, क्या होता है, यहाँ से अब ये CH4 आता है, ये CH4, ठीक है, ये CH4 आता है, इसमें भी क्या होता है, इस CH4 में हमने इसको ऐसे लिख लिया H। ठीक है, यानी ये ऐसा होता है, मैंने अभी बताया था आपको, कुछ इस तरह से होता है मीथेन, तो हमने ऐसे लिखा। यहाँ पर भी क्या होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, मिथाइल फ्री रेडिकल मिला और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिला। ठीक है, अब क्या होता है अगले स्टेप में, ये मिथाइल फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आता है, ये मिथाइल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल आया और उधर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें और शेयरिंग से चाहिए, साझेदारी से चाहिए। तो देखो ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन, देखो एक रखा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपस में बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या बन जाएगा, एक इनका बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन ना एक चेन रिएक्शन होती है, अगर इसको यही कंडीशन मिलती गई तो ये रिएक्शन तब तक चलती है जब तक CH4 के सभी हाइड्रोजन Cl के द्वारा रिप्लेस ना हो जाएं। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सभी हाइड्रोजन, यानी हर एक हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा, यानी CH4 की जगह CCl4 बन जाएगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन है लेकिन फ्री रेडिकल के द्वारा हो रहा है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अगर आपको ये रिएक्शन यहीं पर रोकनी है तो देखो एक Cl हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक मिथाइल यूज़ कर लिया, हमारे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बचा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा है। अगर रिएक्शन आपको रोकनी होगी तो यहीं पर ये HCl बन जाएगा, यहाँ आकर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अगर आपको आगे और बढ़ानी है, यही कंडीशन देते रहिए, लगातार रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो भाई, हमने देखा था आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे वो, पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनको भी हम 1 by 1 स्टडी करते हैं विद एग्जांपल। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। देखिए भाई, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल द्वारा कंप्लीट होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तब भी उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हम उसको मान सकते हैं क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे 2 टाइप के थे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कंप्लीट होते हैं ये रिएक्शंस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो हमने अभी एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में ली थी रिएक्शन, वही रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब उसको हम विद मैकेनिज्म के हम देखेंगे कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा था कि नाइट्रेशन में हम क्या लेते थे, बेंजीन लेते थे। ठीक है, ये बेंजीन,
ये बेंजीन बना दिया। अब आपको लग रहा हो वहाँ मैंने बीच में सर्किल बनाया या बॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड है, वहाँ वो रेजोनेंस हाइब्रिड था बेसिकली, ठीक है। अब इसको हम किसके साथ करेंगे बताइए, HNO3 लिया हमने, HNO3, ठीक है, HNO3, और HNO3 को मैंने कैसे लिखा था, HONO2, ठीक है, इससे हमें आसानी हो समझने में रिएक्शन। ये कैसा था, कॉन्सेंट्रेट का मतलब सांद्र, इसमें किसी तरह का कोई एडिशन ना हो वाटर का, जिसमें वाटर ऐड करते हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में, उसको हम डाइल्यूट HNO3 बोलते हैं। नॉट ओनली HNO3, किसी भी एसिड में हम अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो डाइल्यूट कहलाता है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा था ये, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, वो भी कैसा था, कॉन्सेंट्रेट था। यहाँ पर एक H हमें पता है, ईच कॉर्नर पे H होता है, राइट, तो भाई यहाँ से H2O बाहर निकल रहा था, ठीक है, H2O निकल रहा था, और क्या मिल रहा था हमें, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन मिल रहा था, ये हमें नाइट्रोबेंजीन मिल रहा था, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, मैं आपको बताऊं, एक बार इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का नाइट्रेशन किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल है या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है हमारी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो किसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, सबसे पहले HNO3 और H2SO4, बेसिकली H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। जब बेंजीन का नाइट्रेशन होता है तो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि HNO3 आया, ठीक, और साथ में कौन आया, एक 2 मॉलिक्यूल हमने H2SO4 लिए, ठीक है। देखो H2SO4 जब टूटता है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात बहुत काम आएगी आगे रिएक्शंस में, बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे, हम मैकेनिज्म पढ़ने हैं बहुत सारी, तो ये बातें मैं बोलूँगा याद रखना। H2SO4 जब टूटता है तब जनरली यह H+ और HSO4- में टूटता है, H+ और HSO4- में टूटता है। एक H2SO4 की बात कर रहे हैं हम, तो 2 किस में टूटेगा, 2 H+ मिलेंगे और 2 ही HSO4- मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने 2 H2SO4 लिए तो 2 H+ मिलेंगे और 2 ही HSO4- हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से जो HNO3 है ना, HNO3 कुछ इस तरह से टूटेगा, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। HNO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से होता है। HNO3 ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये इसका स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है HNO3 का, राइट। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेसिकली इस पर। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये OH- बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, OH-। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड टूटता है कुछ इस तरह से, एरो क्या बता रहा है, एरो क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, बताओ क्या मिलेगा, OH- मिलेगा और क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो हमें यहाँ से HNO3 ने टूट के हमें क्या दिया, एक तो OH- दिया और NO2+ दिया, ठीक है। और H2SO4 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 H2SO4 ने टूट के हमें क्या दिया, 2H+ दिए और 2 HSO4- दिए। देखो HSO4- को हमने यहाँ लिख दिए जैसे के तैसे, HSO4- कितने हैं, 2 हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास कौन बचा हुआ है, 2H+, 2 प्रोटॉन बचे हुए, 2H+। ध्यान रखना, देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से एक H+ यहाँ जुड़ा आकर तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O, यानी H+ एक हमने जोड़ा तो अब ये H2O बन गया। अब हमारे पास एक H+ फिर से बचा, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा,
वो ऑक्सीजन के सामने, यहाँ इस पे प्लस आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के सामने बेचारा हाथ फैला रहा है, भाई हमें भी अटैच कर लो। कहाँ अटैच करेगा जाकर? आप देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन तुरंत इसको अपना लोन पेयर देगा और खुद से जोड़ लेगा, लोन पेयर डोनेट करके H+ को जोड़ लेगा। चूंकि अब ऑक्सीजन अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन पे पहुँच जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा प्लस और ये H कहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा H3O+, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था। बेंजीन में कौन जुड़ रहा है, NO2 जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? अब देखो NO2 पे प्लस दिख रहा होगा आपको, दिखा नहीं दिखा बोर्ड पे, देखो दिख रहा है, तो भाई NO2 ही चाहिए था और उस पर क्या दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, और प्लस वाले क्या है हमारे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल आकर इस रिएक्शन, इस जो बेंजीन है इस पर अटैक करता है आकर। देखो भाई ये बेंजीन हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग आई, ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग आई कुछ इस तरह से, यहाँ हमने H दिखा रखा है। ठीक है भाई, होता क्या है, ये NO2 आया, NO2+ आया, जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमारे लिए। अब भाई पॉजिटिव है इस पे, तो इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए? तो आप देखो बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड आसानी से एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई हुआ क्या, ये वाला पाई बॉन्ड उठकर इसके पास चला गया और ये NO2 कहाँ जुड़ा, देखो क्या था, अभी ये वाला बॉन्ड ऐसा है, ऐसे करके इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। अभी क्या हुआ, यहाँ से टूट के ये ऐसे जुड़ गया, कैसे जुड़ा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो कुछ इस तरह से, यहाँ ये H हमारा इधर आ गया, NO2 तो यहाँ जुड़ा आकर। ठीक है, तो देखो भाई ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, नहीं हो गई? तो उसके बदले में जो NO2 का पॉजिटिव चार्ज था वो अब इस कार्बन पे आ जाता है। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, बोले मैं तो अच्छा खासा था, आपने तो मुझे अनस्टेबल ही कर दिया, मुझे तो जैसे का तैसा करो, मुझे तो स्टेबल होना है, पॉजिटिव चार्ज मैं कैरी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, यहाँ से ये जो बॉन्ड दिख रहा है, अब ये बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड कहाँ आता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है और H+ बाहर निकल जाता है, H+ बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, देखो भाई -H+ और ये बॉन्ड बन गया पूरा और NO2 यहाँ पर जुड़ जाता है और इस तरह से नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। अब H+ और ये बहुत सारे माइनस बचे, ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेन रिएक्शन देखो, हमें मेन रिएक्शन में क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है, तो नाइट्रोबेंजीन तो मिल गया, अब H2O कैसे मिलेगा, अब देखो अब क्या होगा, ये वाला H3O+ आएगा, यहाँ पर भी हमारी रिएक्शन समाप्त हो सकती है, ये रिएक्शन, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए होता, प्रोडक्ट मिल गया हमें, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये कहाँ गए, फिर ये तो कुछ रिएक्शन में तो मिल ही नहीं रहे, मेन रिएक्शन में, तो इन्हें कहाँ सेटल करेंगे। तो ध्यान रखना H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है और कैटलिस्ट रिएक्शन के लास्ट में जैसे कि तैसे मिल जाते हैं, वो कंज्यूम नहीं होते हैं। तो देखो भाई एक तो ये H3O+ आया यहाँ से, ठीक है, और साथ में ये वाला H+ आया, ठीक है, और साथ में 2HSO4- आया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 2HSO4- आने पर देखो यहाँ से एक H+ निकालो, H+ निकालो, क्या बचा, H2O बचा, तो यहाँ से हमने
H प्लस निकाला तो हमें क्या मिल गया, ये H2O मिल गया। अब देखो एक H प्लस यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, 2 हो गए। अब आप देखो इसने हमें क्या दिए थे, 2 H दिए थे और 2 HSO4 माइनस दिए थे। तो देखो 2 HSO4 माइनस और ये 2 H प्लस, ये इसमें जुड़ गए और फिर से क्या बन गया, ये 2H2SO4 बन जाता है। और इस तरह से जो 2 मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए रिएक्शन में वो जैसे के तैसे बाहर मिल जाते हैं और ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बचा है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कंप्लीट हो रही थी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसी होती हैं ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें इंटरमीडिएट के रूप में न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और हमें पता है न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और ये भी हमारे 2 टाइप के थे, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो कैसे करके अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो यहाँ हमने एक एथिल क्लोराइड लिया, एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl। ठीक है, और इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई, NaOH। ठीक है, तो क्या होता है इस NaOH, देखो भाई आसान सी रिएक्शन दिख रही है, NaCl बाहर निकल गया और OH आकर जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, एक हटेगा दूसरा आकर जुड़ेगा, तो यहाँ से Cl हटा और OH आकर जुड़ गया और क्या मिला हमें, CH3CH2OH प्लस NaCl। ये क्या मिला हमें, क्या मिला, ये वही है जिसने क्या किया है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। कौन है, एथिल अल्कोहल। कहाँ होता है, जो लोग ड्रिंक्स यूज़ करते हैं वहाँ यही मौजूद होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल मिल जाता है। अच्छा, ये कैसे, जल्दी से ख़त्म करते हैं, आप लोग बोर हो गए, वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो गया। हाँ, तो कैसे है ये न्यूक्लियोफाइल, एक्चुअली यहाँ क्या होता है, यहाँ से NaOH जो टूटता है ना, वो Na प्लस और OH माइनस में जाकर तोड़ता है, यही OH माइनस जाकर यहाँ पर अटैक करता है। अब चूंकि देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, हमें पता है जिसपे माइनस चार्ज वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसमें तो पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें समझ में आ जाती हैं। फिर हमारी बचती हैं SN1 और SN2 और Se1 और Se2। इन रिएक्शन के लिए स्पेशली SN1 और SN2 के लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, क्योंकि SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछी गई थी और कई बार रिपीट भी होते हैं ये रिएक्शंस। Se1 और Se2 भी पढ़ेंगे हम, लेकिन मेन फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा SN1 SN2 पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी इतना।